तो मानव जीवन का जो विकास हुआ उसमें भाषा का भी असाधारण महत्व रहा। पहले इकाई हमारी भाषा के स्वरूप एवं महत्व के बारे में। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का महत्व क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है। अब जैसे भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा धातु से बनी है और भाषा का अर्थ होता है बोलना या विचार व्यक्त करना। उच्चारित रूप ही भाषा का सहज एवं स्वाभाविक रूप कहलाता है। भाषा वक्ता और श्रोता के बीच मध्य का कार्य करती है। अ, अतः भाषा के लिए परस्पर संबोध्यता अति आवश्यक हो जाती है। मानते हुए चलिए कि यदि वक्ता और श्रोता एक ही भाषा समुदाय से संबंधित है तथा एक दूसरे के विचारों के माध्यम से समझ लेते हैं, तो वह एक भाषाभाषी माने जाते हैं। भाषा में मौखिक ध्वनि चिन्ह भी उपस्थित होते हैं, अर्थात भाषा में ध्वनियों के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है और इनमें भाषा का विकास क्रम आगे बढ़ता है। स्वर तथा व्यंजनों के द्वारा हम भाषा की रचना करते हैं। देखिए जैसे भाषा एक यादृच्छिक व्यवस्था कहलाती है। मतलब बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता यदि एक भाषा समुदाय से रिलेटेड होता है तो वह एक भाषाभाषी से कहलाता है। ठीक वैसे ही भाषा को एक यादृच्छिक व्यवस्था कहला जाता है। भाषा में बोलते समय ध्वनियों को सार्थक रूप में आना चाहिए, यह वाक्य हमने आपको बताया था। जैसे एक शब्द बताया था जिस शब्द को हमने उलट दिया था और उसके निरर्थकता को भी आपके सम्मुख स्पष्ट कर पाए थे। याद आ रहा है आपको वो शब्द कौन सा है? कविता जी, कविता, मंगला। हाँ, लिख चुके हैं ना आप लोग ये नोट्स? आपकी नोट्स आपके सामने होनी चाहिए अभी। और उस नोट्स के आधार पर जहाँ पर भी जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे हमने आपको प्रश्न किया कि एक शब्द हमने आपको बताया था, सार्थक शब्द बताया था और निरर्थक शब्द भी बताया था। तो सार्थक शब्द कौन सा था उस समय में जब हमने आपको ब्लैक बोर्ड पर भी बताया था और लिखवा कर भी दिया है, आपके बुक में भी है। कौन सा शब्द था वो? याद कीजिए। वह शब्द सागर था। स, धन आ, धन ग, धन र। देखिए जिस प्रकार सागर ये शब्द होता है, इस सागर शब्द को यदि हम इन ध्वनियों को यदि उलट देते हैं, है ना, विपर्य का भाव जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? र ग सा के कहलाएगा या ग र सा कहलाएगा या ग सा र कहलाएगा। लेकिन जो शब्द सागर इस शब्द से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, वैसे गसार या रगसा या गरसा से नहीं होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब देखिए कैसे नहीं होगी। यदि सागर इस शब्द को हम लेते हैं तो सागर खाना खा रहा है, सागर अत्यंत मनोरम है, सागर आज महाविद्यालय नहीं जाएगा, सागर आज बीमार है। इस प्रकार के तमाम ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं सागर इस एकमात्र शब्द को लेकर। लेकिन जब सागर खाना खा रहा है या सागर महाविद्यालय नहीं जाएगा और सागर अत्यंत मनोरम है, इन तीन वाक्यों में एक नाम के आधार पर वाक्य है और दूसरा जो है एक किसी विशिष्टता को दर्शाने का प्रयास करता है। मतलब एक नाम विशेष को बताता है। जैसे सागर नाम का एक कोई लड़का होगा और सागर अत्यंत मनोरम है, इससे तात्पर्य क्या होगा कि वो समंदर से बात की जाती है। देखिए तो इस प्रकार की जो ध्वनियां होती है वह ध्वनियां सार्थकता से रिलेटेड हो और वही सार्थक शब्दों से भाषा बनती, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए मनुष्य बिना बोले भी कभी कभी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है और अपनी मंतव्य को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक संप्रेषित करता है।
जैसे कि हमसे यदि कोई अपराध हो गया, तो अपराध करने के कारण हम बड़ों के सामने सिर झुकाए खड़े रहते हैं, है ना? चौराहे पर पुलिस सिपाही क्या करता है? अपने हाथों से संकेत करता है। या यदि कोई गलती अपनी बेटी से होती है, तो पिता उसकी ओर घूरती हुई आंखों से देखते हैं। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं मैन्युअली लेवल पर, और जब बच्चे बात करते हैं तो शिक्षक क्या करते हैं? अपनी मेज पर जोर से हाथ पटकते हैं ताकि आप लोग शांत हो जाए। और गार्ड जो होता है वो गार्ड हरी झंडी दिखाता है। तो इन सारे उदाहरणों से प्राप्त होता है कि इन्हें हम इंगित भाषा या चिन्ह भाषा भी कहते हैं। देखिए बेटा, आपको प्रश्न एकोत्तरीय वाक्य में एक वाक्य के उत्तर लिखिए, ऐसा यदि प्रश्न पूछा जाता है मैन्युअली लेवल पर, तो प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ तक लिखना होगा। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कि इंगित भाषा या चिन्ह भाषा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ये होगा कि जो ध्वनियां ऐसी ध्वनियां जो केवल चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, उसे ही हम इंगित भाषा या चिन्ह भाषा कहते हैं। जैसे फिर आप इसमें ये उदाहरण लिख सकते हो, अपराध करने के कारण बड़ों के सामने सिर झुकाए खड़े रहना, चौराहे पर पुलिस सिपाही का हाथों से संकेत करना, घूरती हुई आंखों से पिता का पुत्री की ओर देखना, शिक्षक का मेज पर हाथ पटकना या गार्ड का हरी झंडी दिखना। इसमें से एक आध दो भी लिखते हैं तो भी आपको करेक्ट आंसर के दो नंबर मिल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े। देखिए, ये तो सारी बात हम बता रहे हैं मनुष्य को लेकर, लेकिन मनुष्योत्तर भी कोई प्राणी होते हैं। मतलब एक होता है मनुष्य प्राणी और दूसरा होता है मनुष्योत्तर प्राणी। अब देखिए, मनुष्योत्तर प्राणियों के बीच में यदि किसी चिड़िया पर संकट मंडराता है, ये बात हमारी हुई है, ये वाक्य हमारा हुआ है। ये सारे के सारे सेंटेंस हम आपको दी गई नोट से ही बताना चाहते हैं। तो देखिएगा कि जैसे ये मनुष्य प्राणी होता है, एक तो ये चीज है कि प्राणी को वाणी का वरदान मिला, और उस वाणी के वरदान ने मनुष्य को हर किसी संकट से या हर किसी समस्या से सुलझाने का वह सफल प्रयास कर पाया। लेकिन ऐसा मनुष्योत्तर प्राणियों के बीच में नहीं रहता, क्योंकि मनुष्योत्तर प्राणियों के पास कोई भाषा नाम की चीज नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भाषा यदि मनुष्योत्तर प्राणियों के पास न होती तो क्या वह अपना मुकाबला, अपने पर जो संकट मंडरा रहा है उसका वह फैसला कर पाते, या क्या वो अपने आप को बचा पाते? क्या होगा इसका आंसर? तो हाँ, निश्चित ही तौर पर वह अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, बल्कि वह अपने पूरे समुदाय को बचाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि यदि भले ही मनुष्य के पास यूनिटी नहीं है ना, कनेक्टिविटी में वो नहीं रहता, लेकिन पशु जो होते हैं या प्राणी जो होते हैं या पंछी जो होते हैं ना, वह सभी के सभी कलेक्टिव रहते हैं, सामुदायिक रहते हैं। तो जब उस पर कोई संकट मंडराएगा, एक चिड़िया पर यदि कोई गौरैया अपने पास आती है और वो दाना चुग कर आगे निकल जाती है, फुदक फुदक कर चलने वाली वह गौरैया, जब उसे पता चलता है कि कोई संकट उस पर मंडरा रहा है, तो वो क्या करती है? सबसे ऊपरी छोर पर चली जाती है पेड़ के, और वहां जाने के पश्चात वह सबको बतलाती है, जोर जोर से आवाज दे दे देकर चू चू की आवाज देती है, और जिससे उसकी पहचान पूरी बन जाती है कि उस पर कोई संकट मंडरा रहा है। उसके पश्चात वह सारी चिड़िया एक दूसरे का साथ दे देकर उस पेड़ पर आ जाती है, और जो संकट उस पर मंडरा रहा है उस संकट को सुलझाने का वह प्रयास करती है। अब इनकी जो भाषा है, देखिए, मनुष्य की जो भाषा है, उस मनुष्य की भाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना? अपनी भाषा को जब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे व्यक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति होती है। मानते हुए चलेगा कि मैंने आपको कहा प्लीज मुझे 1 ग्लास वाटर, प्लीज आई वांट टू 1 ग्लास वाटर, तो इससे आप
क्या परिचित हो जाएंगे कि मैडम को एक गिलास पानी की सख्त जरूरत है, और जैसे हम डिमांड करते हैं वैसे आप एक गिलास वाटर लेकर हमारे पास मौजूद हो जाओगे। अब ये अभिव्यक्ति हुए, इसे हम व्यक्त वाक्य कहेंगे। लेकिन जो चिड़ियों की भाषा है, जो हम नहीं समझ सकते लेकिन उसी के साथ में रहने वाले दूसरे पंछी समझ सकते हैं ना, उसे अव्यक्त वाक्य कहा जाता है। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अव्यक्त वाक्य किसे कहा जाता है, तब आपको ये आंसर देना जरूरी होगा कि जहां पर मनुष्योत्तर प्राणी होते हैं और मनुष्योत्तर प्राणियों की जो भाषा होती है संकेतों वाली या इशारों वाली या उनकी जो वाणी के माध्यम से निकलने वाली जो ध्वनियां होती है, उन ध्वनियों को ही अव्यक्त वाक्य कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपके सम्मुख आएंगे और उन प्रश्नों को आप लोगों को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप हमें आज्ञा दीजिए आगे बढ़ने की। आगे बढ़ना है। ओके, देखिए, अब आपका एक महत्वपूर्ण सवाल तैयार होता है। अभी रूल्स रेगुलेशंस का पता नहीं है, क्या होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन मैन्युअली यदि आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है बेटा, तो मैन्युअली लेवल पर जब एग्जाम हमारी कंडक्ट होगी, तो पहला प्रश्न आपका आपके लिए होगा कि भाषा की परिभाषाएं बताते हुए भाषा की किन्हीं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंख बंद करते हुए आपको प्रश्न आना ही आना है और आपको लिखना ही लिखना है। अब देखिएगा कि जब प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न कर रहा है कि भाषा की परिभाषाएं बताते हुए, तो आपको भाषा की परिभाषाओं में 5-6 परिभाषा हमने आपको बताई थी। जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर ए गार्डनर, डॉक्टर पी जी गुणे, डॉक्टर तिलक सिंह। अब देखिएगा, जैसे यदि हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की बात करते हैं, तो क्या कहा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने? क्या आपको याद आ रहा है? कोई बता सकता है आप में से? कितने लोग ज्वाइन हुए हो अभी? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेस्ट। किसने बताया यह? ओके, गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए, अब यदि आपको इस लेक्चर्स के दरमियान कोई प्रश्न होते हैं तो आप वो भी बीच बीच में पूछते चले जाइएगा। पहला प्रश्न आपका तैयार हो रहा है, भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर आप प्रकाश डालिए। अब इस प्रश्न को आपको लिखना कैसे है ना? पहले तो इंट्रोडक्शन दे देना आपको कि भाषा का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, जितना वो व्यापक है उतना ही वह सूक्ष्म भी है, और इसीलिए उसे परिभाषा की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य होता है। फिर भी अनेकानेक भाषा वैज्ञानिकों ने उसे परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है। फिर एरो बना लीजिए, और एरो बना बनाकर कुछ पारिभाषिका जो है उसके नाम निम्नानुसार। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, सरयू प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर ए गार्डनर और तिलक सिंह। इस प्रकार से भी हम लोग लिख देते हैं, और उसके पश्चात लिखिएगा कि इन सब का विश्लेषण निम्नानुसार। फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम डाले आप, और फिर लिखा जब आपने बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। डन। सेकंड परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की। अब देखिएगा कि बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं, कौन कहना चाहेगा बाबूराम सक्सेना की परिभाषा को? कह पाओगे आप? याद आ रही है, भूल गए? वेरी गुड। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल। कौन कहेगा?
भाषा वाणी द्वारा स्वतंत्र प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिनमें मानव समाज अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को वह सहयोग देता है। क्लियर हुआ? डॉक्टर ए गार्डनर की डेफिनेशन कही थी, पढ़ाई थी, आपको याद आ रही है? आपने बार बार उसे कहा था। अ लैंग्वेज, बताइए, लिखा होगा आपने। हम्म, है क्या आपके आंखों के सामने? हाँ। हम्म। अच्छा, द लैंग्वेज इज द expression of human thoughts by means of